जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सेना को मोबिलाइज किया गया है और हालात लगातार टेंशन भरे हैं सीमा पर। लेकिन क्या वाकई में जंग होगी या नहीं होगी, इस पर एक्सपर्ट से आगे हम बात करेंगे। और साथ ही में रूस में क्या किम जोंग उनकी आर्मी फेल हो गई? वो आर्मी जो किम जोंग उनको बड़े कर्तव्य दिखाया करती थी, रूस में कैसे ये आर्मी फेल हो गई? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ड्रोन और तकनीक के आगे किम जोंग उनके सोल्जर्स कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं? एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्विन से मिले जयशंकर। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर दोनों के बीच चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्विन से मिले जयशंकर। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई। मंत्री की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उनसे भी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर की हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमेरिका से हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश होगी। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी, डिटेल से जानकारी आपको दे दें, क्या कुछ इस वक्त भारत अमेरिका संबंधों में चल रहा है। उसके बाद जो है फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। देखिए, अमेरिकी एनएसए से मिले जयशंकर, अमेरिका के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। लंबा उनका यह दौरा है, 29 दिसंबर तक अमेरिका में रहेंगे जयशंकर। और अहम उनका यह दौरा, एनएसए जैक सुल्विन से उनकी मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है। रणनीतिक साझेदारी पर अमेरिका के साथ चर्चा हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई दोनों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की। लेकिन हम भारत के लिहाज से आगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ लीडरशिप के साथ बैठकें होंगी, इस पर लगातार कयास लगे हुए हैं कि क्या यह बैठक होगी। ट्रंप प्रशासन से मुलाकात के कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, उसको भी आगे हम डिकोड करने की कोशिश करने वाले हैं। भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो मजबूत हैं और एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात उनकी हो चुकी है। इसको समझना होगा क्योंकि एक लंबा दौरा है। अमेरिकी एनएसए से मुलाकात उस वक्त हुई है जिस वक्त गुरुपत पंत सिंह पन्नू का मामला हो, अमेरिका के डीप स्टेट का मामला हो और चीन की बढ़ती ताकत का मामला हो। ये तमाम चिंताएं भारत और अमेरिका की साझा चिंताएं हैं। कई सवाल हमारे पास जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे.एस. सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद आपको भी। चलिए कर्नल जे.एस. सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा। कर्नल सोडी सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर, लंबा उनका ये दौरा और एनएसए जैक सुल्विन के साथ मुलाकात और साथ ही में एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। अहम ये दौरा है, लेकिन दो अहम नेताओं के साथ, दो अहम व्यक्तियों के साथ जो मुलाकात हुई है, क्या कुछ इस दौरान चर्चा हुई होगी सर? क्योंकि भारत अमेरिका के संबंधों में कुछ तो है जिस पर बात बहुत जरूरी है सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। राजेश जी, डॉक्टर एस जयशंकर का ये जो अमेरिका का 5 दिन का दौरा हो रहा है, ये उस अहम घड़ी में हो रहा है जब जो बाइडेन सरकार के महज 3 हफ्ते रह गए हैं शासन के, और 3 हफ्ते बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। आपने सही कहा, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, खास करके
पिछले 2-3 दशकों में उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और ये जो डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा इस वक्त आ रहा है, वो डेफिनेटली जो बाइडेन के सीनियर मंत्रियों से मिलेंगे, 2 से तो ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसका आपने जिक्र किया, बाकियों के साथ भी मीटिंग उनकी होगी, और डोनाल्ड ट्रंप के भी उन व्यक्तियों से मीटिंग होगी जो कि आने वाले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री बनेंगे। अब चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, दोनों अमेरिका की पार्टियों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं, जो हमने पिछले 2-3 दशकों में देखा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत उसका एक विश्वसनीय साथी है, और अगर चीन के विस्तारवाद को रोकना है हिंद प्रशांत महासागर में, तो भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ी विशाल मार्केट है। जिस तरह से साल प्रति साल भारत और अमेरिका का व्यापार बढ़ते जा रहा है, उससे डेफिनेटली अमेरिका को बहुत फायदा हो रहा है। तीसरा जो है, रक्षा के नजरिए से भारत अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो क्योंकि अमेरिका के कई बने हुए हथियार भारत को बेचे जाते हैं, और दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत के साथ अमेरिका का एक स्पेशल कनेक्शन है, जो कि क्वाड जैसे सम्मेलनों में साफ दिखता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा है, ये बहुत ही अहम समय पे हो रहा है। जी, 2-3 पॉइंट और मैं आपसे समझना चाहूँगा, उसके बाद हम उम्मीद करें कि संजीव श्रीवास्तव जी जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे। सर, कर्नल सोडी सर, 2-3 अहम पॉइंट जिस पे बात बहुत जरूरी है। क्या अमेरिका के डीप स्टेट की जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, क्या वो एक अहम मुद्दा होगा जो जैक सुल्लिवन के सामने उन्होंने रखा होगा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है? क्या जिस प्रकार से गुरपत पंत सिंह पन्नू के पीछे अमेरिका खड़ा हो जाता है, वो भारत को धमकियां देता है, भारत के राजनयिकों को धमकाता है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका चुप रहता है? क्या एंटनी ब्लिंकन के समक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम बातें रखी होंगी? आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। राजेश जी, बिल्कुल, ये बहुत एक अहम मुद्दा है जो डेफिनेटली हमारे विदेश मंत्री ने जैक सलिवन के सामने रखा होगा, क्योंकि हमने देखा है खासकर पिछले 4 सालों से की धरती का बहुत इस्तेमाल हो रहा है भारत पे युद्ध छेड़ने के नजरिए से, और हिंदुओं पे बयानबाजी करने के नजरिए से, या हिंदुओं को या हिंदू धर्म को ये थ्रेट्स देने के नजरिए से। अभी 3-4 दिन पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान दिया कि वो आने वाले महाकुंभ मेले में, जो कि अगले महीने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होने वाला है, उसमें वो उसको टारगेट करेगा, वहां पे वो दहशत फैलाएगा। लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हम देख रहे हैं आए गए दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू वहां से ऐसे भारत विरोधी बयान देता है, हिंदू विरोधी। चाहे पिछले हमने 4 साल से देखा, जो बाइडेन बिल्कुल मौन व्रत साध लेते हैं जब भारत पे ये लोग ऐसा वार करते हैं। और उम्मीद है मेरे को कि जो बाइडेन ने तो अपने कार्यकाल में इस विषय पे भारत के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, वो डेफिनेटली इस चीज को देखेंगे, और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खूंखार आतंकवादियों को फौरन जेल में भेज के उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजेश जी, भारत ने कभी अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया अमेरिका विरोधी गतिविधियों के लिए, तो अमेरिका को भी कोई हक नहीं है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल होने दे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। जैसे मैंने कहा, जो बाइडेन सरकार तो इस विषय पे बिल्कुल असफल रही। अब उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पे गहराई से एक्शन लेंगे। जी सर, मैं छोटे से ब्रेक के रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार आपके पास फिर मैं लौटूंगा, क्योंकि एक और अहम मुद्दा जिस पर बात बहुत जरूरी है वो ये कि इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से चीन अपने को मजबूत कर रहा है, जिस प्रकार से चीन अपने न्यूक्लियर पावर पे इजाफा कर रहा है, रॉकेट फोर्स को आधुनिक बना रहा है, क्या ये भारत और अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का कंसर्न होगा, जिसको लेकर एनएसए जैक सुल्लिवन से विदेश मंत्री ने बात की होगी? इसको समझना होगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के एनएसए जैक सुल्लिवन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो कई अहम मुद्दों पर बात लगातार हम कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जैन सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका का दौरा, एनएसए जैक सुल्लिवन से उनकी मुलाकात, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी मुलाकात क्या मायने भारत के लिए रखती है उस वक्त जिस वक्त पेंटागन की एक रिपोर्ट बता रही है कि चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जो ना कि अमेरिका के लिए बल्कि भारत और दूसरे तमाम पड़ोसियों के लिए एक बड़ा खतरा है। सर जी, निसंदेह देखिए राजेश जी, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की ये जो अमेरिका यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये यात्रा एक ट्रांजिशन फेज में हो रही है कि जब अमेरिका में जो एक नया प्रशासन आने वाला है, पुराना जो प्रशासन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कार्यभार को सौंपने की प्रक्रिया में है और ट्रंप प्रशासन अपना जो कार्यकाल शुरू करने की प्रक्रिया में है और ये क्रिटिकल टाइम होता है और इस क्रिटिकल समय का इस्तेमाल करने के लिए भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर का अमेरिका जाना बेहद महत्वपूर्ण रहा। और इस संदर्भ में हम आपके चैनल पर भी और अनेक अन्य माध्यमों से भी हम सभी लगातार इस बात को कहते रहे कि अमेरिका जो कि अपनी लॉबिंग के लिए जाना जाता है, अमेरिका जो अपने लगातार क्लोज तरीके से जो एक बातचीत की प्रक्रिया किसी भी बैक चैनल के माध्यम से चलती है, उन सारी प्रक्रियाओं के लिए भी वो जाना जाता है। ऐसे में अमेरिका के साथ ट्रंप प्रशासन के आने के पहले ही एक संवाद स्थापित करना और एक लंबी यात्रा करना हमारे विदेश मंत्री का, और विदेश सचिव वहां पहले से मौजूद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो यात्रा है ट्रंप प्रशासन के जो क्या रुख को, कैसा उनका रुख रहेगा उसको समझने में और उसके बारे में हमारा असेसमेंट करने में बहुत सहायक साबित होगी। दूसरा, जो अनेक ऐसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी पहले से ही अगर संवाद स्थापित हो जाता है तो ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के दौरान उनकी टीम के साथ कार्य करने का अच्छा एक हमें विकल्प हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश का जो इशू है, मेरा ऐसा मानना है कि इस बारे में यद्यपि कि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि ट्रंप प्रशासन की जो टीम है अभी वो फॉर्मेशन फेज में है और जो मीटिंग्स हो रही हैं आधिकारिक रूप से जिसकी घोषणा हुई है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के साथ जो बातचीत हुई है उनके बारे में जिक्र है। लेकिन जो ट्रंप प्रशासन के साथ भी मेरा ऐसा मानना है कि जरूर हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने एक संपर्क स्थापित अवश्य किया होगा और उस अनेक ऐसे विषयों पर पहले से ही हम उनके साथ टच में हैं। और जैसा कि मैंने कह रहा था कि अमेरिका अपनी लॉबिंग के लिए, अपने क्लोज बैक चैनल कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जाना जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रा है अनेक विषयों पर ट्रंप प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने का और उसको अच्छी तरह से समझने का कार्य करेगी, जिसमें कि भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध हैं, ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियां क्या होंगी, इमाइग्रेशन, H1B वीजा इत्यादि के ऊपर उनका क्या रुख रहेगा, इसको समझने में हमें मदद करेगा। और बांग्लादेश के संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप का जो एक टफ स्टैंड कैंपेन ट्रेल के दौरान रहा है, उनको वो जो कैंपेन ट्रेल के दौरान अपनी कही गई बातों पर उनको अमल किस तरह से वो करें, उसके लिए भी भारत अमेरिका के साथ और ट्रंप प्रशासन के साथ जरूर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा। और यदि भारत और अमेरिका बांग्लादेश के इशू को क्लोज कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटजी और एक सख्त रुख के साथ डील कर पाते हैं तो ये पूरे भारत के संदर्भ में भी और पूरे साउथ एशिया के संदर्भ में भी बांग्लादेश की स्थितियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। और जो अतिवाद और आतंकवाद की चुनौती है उसको भी डील करने में, जो कि बांग्लादेश में उसके पनपने का खतरा पैदा हो गया है, उसको भी डील करने में हमें ये मददगार साबित होगा। अन्य जो विषय है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी है गहरी और प्रगाढ़ है, कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें चाहे वो बाइडेन प्रशासन हो या आने वाला ट्रंप प्रशासन हो, सभी इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। चैलेंजेस जरूर है लेकिन चूंकि आपकी एक समझदारी और सहमति बहुत अच्छी है, शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस के आधार पर चलने वाले संबंध हैं,
विश्व के सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। इसी वजह से मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के दौरान भी ये भारत और संबंध अमेरिका के और संबंधों की जो मजबूत होंगे। निरंतरता है ठीक है, वो बनी रहेगी, जो कंटिन्यूटी है वो ठीक है बनी सर, रहेगी। ठीक है सर। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग जैसे हालात। बॉर्डर की ओर बढ़ रहे 15,000 तालिबानी लड़ाके। पाक ने पेशावर और क्वेटा से आर्मी को मूव किया। एयर स्ट्राइक का बदला लेने जा रहा तालिबान। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग जैसे हालात। बॉर्डर की ओर बढ़ रहे 15,000 तालिबानी लड़ाके। पाक ने पेशावर और क्वेटा से अपनी आर्मी को मूव किया बॉर्डर की तरफ। एयर स्ट्राइक का बदला लेने जा रहा तालिबान। तो क्या जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है? क्या वाकई में इस बार तालिबान ये ठान चुका है कि पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहेगा? और क्या बराबरी की टक्कर हो पाएगी? समझना होगा। लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। डुरन लाइन पर 15,000 तालिबानी लड़ाके पहुंच चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान में क्या जंग होगी? टैंक, तोप और आधुनिक हथियार अपने साथ ये लेकर आए हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना को भी मूव किया है। पेशावर और क्वेटा से सेना को भेजा गया है बॉर्डर की तरफ। मीर अली सीमा के पास सैन्य जमावड़ा लग चुका है दोनों तरफ से। पाकिस्तान ने एयरफोर्स को भी अलर्ट किया है, रेडी रहने के लिए कहा है। पाक ने अफगानिस्तान पर की थी एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक में मासूम बच्चों की मौत से तालिबान गुस्से में है। टीटीपी ने किया था पाक आर्मी पर हमला, जिसमें 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वजीरिस्तान में मारे गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब मीर अली बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा लग चुका है दोनों तरफ से। लेकिन क्या जंग का एक और मैदान यहां पर खुलने जा रहा है? इसको समझना होगा। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार इसी मुद्दे पर डिटेल से चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर अब हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान ने जहां क्वेटा और पेशावर से आर्मी को मूव किया है, वहीं तालिबान ने भी 15 से 20 हजार लड़ाकों को डोरन लाइन की तरफ भेज दिया है। इसको समझना होगा और हम कर्नल सोढी सर के पास चलेंगे। कर्नल सोढी सर, क्या वाकई में इस बार एक बड़ी झड़प हो सकती है? जिस प्रकार से हम डोरन लाइन के आसपास तालिबान और पाकिस्तान आर्मी की तैनाती को देख रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। राजेश जी, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक भारी गलती की क्रिसमस के दिन, जब उसने अफगानिस्तानी जमीन पे उसने हवाई हमले किए, जो कि एक ब्लंडर था, उसका फौरन तालिबान सरकार के स्पोक्स पर्सन ने एक बयान दिया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जैसे ही यह बयान आया, पाकिस्तान ने तुरंत पेशावर और क्वेटा से अपनी सेनाओं को डोरन लाइन की तरफ मोबिलाइज कर दिया। अब पेशावर और क्वेटा से इसलिए किया क्योंकि ये पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं ये दोनों शहर। पाकिस्तान ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर के सामने है, ईस्टर्न बॉर्डर से कुछ नहीं मूव किया, क्योंकि वो यहां से कोई चांस नहीं ले सकता अपनी सेनाओं को मूव करने के लिए। पहली बात, उसने पेशावर कोटा से अपनी सेनाओं को मूव किया, और दूसरा, जिस तरह से तालिबान ने अपने खुद मोबिलाइज किए हैं और 15,000 के करीब वहां पे लड़ाकू ऑलरेडी पहुंच चुके हैं डोरन लाइन पे, ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों पे बहुत भारी रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन होगा। पाकिस्तान ने यही गलती की थी जनवरी में, जब उसने ईरान पे हवाई हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब ईरान ने दिया, और फिर चीन को आके दोनों देशों में सुलह करानी पड़ी। बिस्मार्क, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है, उन्होंने दशकों पहले कहा था, बेवकूफ वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। पाकिस्तान ने जो जनवरी में गलती की, वही गलती इसने अब दोहराई है तालिबान से पंगा लेके। अब पंगा शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तालिबान ऐसे कट्टर लड़ाकू हैं जिन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपने देश से भगा दिया। तो पाकिस्तान क्या चीज है अमेरिका के सामने? आने वाले समय में पाकिस्तान की तो बहुत दिक्कतें होंगी। ये एक पूर्ण रूप से युद्ध ना हो, लेकिन ये काउंटर अटैक और रिटेलिएशन बहुत भारी मात्रा में तालिबान करेगा। जी सर, मैं और डीपली इस मुद्दे को आपसे और समझूंगा, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? क्या अंडर एस्टिमेट जनरल मुनीर ने या शहबाज शरीफ ने तालिबान को कर लिया? उन्होंने उनकी चुप्पी को, खामोशी को उनकी कमजोरी समझा। वो ये भूल गए कि ये वही देश है जिसने ब्रिटेन को मात दी, ये वही देश है जिसने रूस को मात दी, ये वही देश है जिसने 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका को मजबूर किया कि वो रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर अफगानिस्तान से निकल जाए। राजेश जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी, वहां की ISI, वहां की जो पुलिस फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने पूरे एग्जिस्टेंस की तालिबान को समर्थन देकर के सबसे भारी भूल की है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये जो मंशा रहती थी कि वो तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर बनाएंगे और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, उसका इस्तेमाल अपने अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ करेंगे। आज यही जो तालिबान है, जिसको कि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, पाकिस्तान ने ही जो भस्मासुर है इसको खड़ा किया था, और ये जो तालिबान है आज वो इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। और जो तालिबान की सरकार है, वो तो अब पाकिस्तान की सरकार से युद्ध लड़ने जा रही है। और उसके पहले ही जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि तालिबान का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान पर उसी तरीके का शासन करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान का है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा सिर्फ आतंकवादी हमले करके छोटे बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे कट्टर शरिया लॉ को लागू करने की है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की है। और इस बड़े मंसूबे के साथ, इस बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ TTP आज हमले कर रहा है। और उसके हमले का जो सबसे ज्यादा शिकार कोई अगर होता है
वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस होती हैं, सीधा सीधा उनके ऊपर हमले करते हैं। और उनका लक्ष्य जाहिर है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के और सीधा सीधा पाकिस्तान के वास्तविक रूलर्स को टारगेट करना, उन्हें सत्ता से बेदखल करना और अपना शासन स्थापित करना। जो पाकिस्तान की जो भी जमहूरियत है जाहिर है कि वीक है, लेकिन उस वीक जमहूरियत को भी वो जाहिर है कि उसको उखाड़कर एक कट्टर इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान के रियल रूलर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये तालिबान को सपोर्ट करना पाकिस्तान के रियल रूलर्स की, वहां की आर्मी, आईएसआई की सबसे भारी भूल थी। और उसका परिणाम आप देखिए राजेश जी, तो 2014 में जो पेशावर का जो आर्मी स्कूल था, उस पर जो हमला था टीटीपी ने किया था जी, और इसमें आर्मी ऑफिसर्स के 132 बच्चे जो है, निर्दोष बच्चे, बेगुनाह निर्मम हत्या उनकी कर दी गई थी। और जाहिर है कि इसी तरीके से मलाला यूसुफजाई जैसी एक प्रगतिशील विचारों को रखने वाली महिला के ऊपर भी, बच्ची के ऊपर भी हमला किया गया था, और वो किसी तरह से बाल बाल बच गई थी। लेकिन यह है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा डे 1 से बहुत स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान में अधिक से अधिक इस्लामाइजेशन करना चाहता है, वहां पे कट्टरता लाना चाहता है। और आप देखिए राजेश जी, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो डबल स्टैंडर्ड, उनकी जो शॉर्ट साइटेडनेस कितनी ज्यादा है कि एक तरफ तो ये काबुल में तालिबान को सत्ता में बैठाने के लिए उनको लगातार सैनिक, आर्थिक और आतंकियों की मदद भी भेज रहे थे। जीजीआईएसआई ने तो काबुल में बैठ करके पंजशीर के ऑपरेशन को सुपरवाइज भी किया था फैज अहमद ने। और उसके बाद और दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, ये डूरन लाइन पर बाड़ लगाने का काम भी कर रहे थे कि जब ये तालिबान आ जाएगा तो हम उससे अपने आप की रक्षा करेंगे। तो ये कितना हास्यास्पद, कितना डबल स्टैंडर्ड, कितनी अंतर्दृष्टि वाला खामियाजा भुगत भी रहा है सर, उसका खामियाजा जी, उसका खामियाजा वो भुगत रहा है सर। चलिए मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया को लगा बड़ा झटका। नॉर्थ कोरिया के 3000 सैनिकों की मौत, यूक्रेन का दावा। ड्रोन वॉरफेयर के आगे बेबस दिख रहे किम के सैनिक। रूसी सेना नॉर्थ कोरिया सैनिकों को क्या मुहरा बना रही है। रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया को लगा बड़ा झटका। नॉर्थ कोरिया के 3000 सैनिकों की मौत, यूक्रेन का बड़ा दावा। ड्रोन वॉरफेयर के आगे बेबस दिख रहे हैं किम के सैनिक। रूसी सेना नॉर्थ कोरिया सैनिकों को बना रही मुहरा, ये भी यूक्रेन ने एक दावा किया है। लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। डिटेल से इस खबर को आगे समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स। चलिए, नॉर्थ कोरिया के सैनिक बेबस। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है, और वो रिपोर्ट क्या कहती है कि 1000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन रूस जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन जेलेंस्की 3000 का दावा भी करते हैं। जेलेंस्की का दावा 3000 सैनिक मारे जाने का है। कुर्स्क में अग्रिम मोर्चों पर नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैनात हैं। किम की फौज में ट्रेनिंग की कमी है, यह साफ तौर पर देखने को वहां पर मिला है। युद्ध अभ्यास और रियल एक्शन में फर्क होता है। यहां पर वो रियल एक्शन जो है वो किम की सेना पर भारी पड़ रहा है। भाषा की समस्या एक बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि रूसियों की भाषा नॉर्थ कोरिया से अलग है, तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो रहा है। प्रभावी संचार यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रभावित हो रहा है वहां पर, और उसका खामियाजा जो है यूक्रेन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को उठाना पड़ रहा है। ड्रोन वॉरफेयर में नॉर्थ कोरिया काफी पीछे है और यूक्रेन इसका फायदा उठा रहा है। नॉर्थ कोरिया के जनरल की भी कहा जा रहा है कि मौत वहां पर हुई है। रूस का मौसम एक बड़ी पहेली नॉर्थ कोरिया के लिए बना हुआ है। इलाके के बारे में जानकारी ना होना एक बड़ा झटका इस वक्त नॉर्थ कोरिया के लिए। रूस की रणनीति पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि असॉल्ट के लिए, हमला करने के लिए वो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को आगे कर रहा है। चलिए, इसको समझना होगा, और क्योंकि कर्नल जय सोडी सर बहुत डीपली इन पूरे मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं। सर, पहला सवाल तो ये, साउथ कोरिया कहता है कि 1000, यूक्रेन कहता है कि नहीं जी 3000 मारे गए हैं नॉर्थ कोरिया के सैनिक।
किसकी बात में दम दिखता है। लेकिन दूसरा, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी भी आई, वीडियो भी ऐसे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के आगे नॉर्थ कोरिया के सोल्जर बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, जो आखिरी युद्ध कोरिया में नॉर्थ कोरिया ने लड़ा था वो 1953 का कोरिया वॉर था, जिसकी बदौलत कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। 71 साल के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों को एक रियल टाइम युद्ध में भेजा और नॉर्थ कोरिया ने 2 ब्रिगेड्स भेजी रूस की मदद करने के लिए। एक ब्रिगेड की नफरी तकरीबन 5000 के करीब होती है, तो 10,000 सैनिकों की ये टुकड़ी गई रूस की मदद करने के लिए। उसमें से जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही कि 1 से 3,000 के बीच में उनके जवान मारे गए हैं यूक्रेन से जी। अब एग्जैक्ट फिगर तो बताना मुश्किल होता है युद्ध के दौरान, जब तक कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ना वेरीफाई करके ये बताए, या युद्ध के बाद ही इसका आंकलन लगाया जाता है। लेकिन जो भी हो, चाहे 1000 है चाहे 3000 है, ये बहुत ज्यादा कैजुअलिटी रेट है जब वहां 10,000 सैनिक गए हैं नॉर्थ कोरिया के। और जैसे आपने ग्राफिक्स में सही बताया, जो नॉर्थ कोरिया की बिगेस्ट कमी रही है वो ये रही है कि उनके पास कोई रियल टाइम ट्रेनिंग नहीं थी। और दूसरी उनकी कमी ये रही है कि क्योंकि वो दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं, उनके रूस या चीन के साथ ही थोड़े बहुत युद्ध अभ्यास होते हैं, बाकी देशों से होते नहीं है, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। ना उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उनकी सेना के पास, ना उनके पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। और ये साफ दर्शाया गया किस तरह से उनके सैनिक मारे गए हैं इस रूस यूक्रेन युद्ध में। इससे सारी दुनिया की सेनाओं को एक बड़ी सबक और सीख लेनी चाहिए। आप जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए, अंत में मोर्चा आपके सैनिक संभालेंगे। और अगर आपके सैनिकों में वो ट्रेनिंग ठीक नहीं है या उनके पास कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, आप जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, वो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जी। मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। एक अहम सवाल संजीव जी, कि क्या वाकई में इतना बड़ा झटका किम जोंग उन और रूस को लगा है, या फिर एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो हम यूरोप की तरफ से देख रहे हैं, ताकि एक प्रेशर जो है किम जोंग उन पर बनाया जाए, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का भी तो टकराव चल रहा है, उस लिहाज से भी क्या चीजों को देखें सर? देखिए राजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि किम जोंग उन ने ये जो सेना भेजी है और उसके साथ साथ अपने वो अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स भी भेज रहा है, और जिसमें कि KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं, अनेक तरीके की आर्टिलरी सिस्टम्स भी शामिल हैं। ये जो सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वो जो किम जोंग उन के द्वारा भेजे जा रहे हैं, उसके बदले में किम जोंग उन रशिया से बड़ी कीमत वसूल करना चाहता है। और किम जोंग उन जो कि एक बेहद महत्वाकांक्षी नेता है, उनका लक्ष्य नॉर्थ कोरिया के लिए सैटेलाइट्स को डेवलप करने का और न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करने का है। और इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए इस सपोर्ट के बदले में वो रशिया से अनेक टेक्नोलॉजिकल जो है सपोर्ट वो मांगेंगे। और ये स्पष्ट है कि रशिया और पूरे विश्व में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या पूरे विश्व की जो जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइंस जिस तरीके से गहरी होती जा रही है, एक नया पोलराइजेशन बन रहा है, इसका एक्सप्लॉइटेशन किम जोंग उन अपने हितों के लिए कर रहा है। और किम जोंग उन जो कि एक पराया स्टेट के लीडर हैं और नॉर्थ कोरिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया इस पूरी महाशक्तियों के बीच में जो टकराव की स्थितियों का एक्सप्लॉइटेशन अपनी स्थितियों को ईज आउट करने के लिए कर रहे हैं। और उनके पास सैनिकों की बड़ी संख्या है, लेकिन उन सैनिकों के पास युद्ध का एक लंबा अनुभव नहीं है। 1953 बहुत एक लंबा समय होता है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक युद्ध हुआ था, और उसके बाद से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। और जाहिर है कि वो सैनिकों को जो तरह की जो फैसिलिटीज एक तानाशाही पूर्ण शासन में मिलनी चाहिए वो नहीं उनको मिली है, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, भाषा की समस्या है। तो ऐसे में उनका मारा जाना और उनका मैं अगर सैनिकों की बात है तो मैं उनको शहीद होना ही कहूंगा, क्योंकि सैनिक तो सैनिक ही होता है। तो उनकी जो शहादत है वो मेरे सैनिक दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लेकिन इन सैनिकों का जो इस्तेमाल है वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन
नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने हितों के लिए अपने हितों को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो कर रहा है। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जोंग उन अपने राष्ट्र के लोगों को किस तरीके का ट्रीटमेंट देता है, तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था कैसी होती है, उसमें सैनिक भी उससे प्रभावित होते हैं, गहरे तरीके से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में सैनिकों का अच्छा परफॉर्म न करना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। और ये जो 3 वर्षों का लंबा युद्ध है, यूक्रेन के सैनिकों को बड़ा अनुभव है और यूक्रेन के सैनिक जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया के और खासकर ड्रोन वॉरफेयर में हम कह सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिक इस वक्त महारत हासिल कर चुके हैं और ज्यादा कैजुअलिटी जो है कहा जा रहा है कि ड्रोन वॉरफेयर में ही हुई है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जय सोढ़ी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।